हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में हम आईआईटी जैम के जो सेल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2016 टू 24 वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जो सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम देखेंगे भी सही कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दैट इज रिलेटेड टू योर आर्की बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये एक एमएसक्यू है। इसके अंदर मतलब मल्टीपल सेलेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है आपका। आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड दैट आर। ठीक है। तो आर्कियल सेल मेम्ब्रेन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की जब भी बात होती है तो हम क्या कहते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, जिसमें हमारे थर्मोफाइल्स हो गए, मिथेनोजेंस हो गए, ये सब आते हैं। ठीक है। सो इसके पीछे हम दो रीजन देते हैं। एक तो इनकी सेल वॉल स्पेशल होती है। ठीक है। जनरली जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो दैट इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। ठीक है। जैसे नॉर्मली बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जो होती है उसे बोलते हैं म्यूरिन, बट जो आर्की बैक्टीरिया उनकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सूडोम्यूरिन। ठीक है। बट इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन भी स्पेशल होती है। तो एक तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या स्पेशलिटी होती है, एक तो इसमें ईथर लिंकेज होती है। नॉर्मली जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उनके अंदर एस्टर होती है, बट इनके अंदर ईथर लिंकेज होती है। ठीक है। तो ये एक तो ये रीजन है। तो एस्टर लिंक तो नहीं है। और दूसरा जो एल्काइल चेन है उसमें ब्रांचिंग होती है, लीनियर होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ब्रांचिंग होती है। ठीक है। तो इसके अंदर ए और सी दोनों के दोनों क्या है आपके? करेक्ट हैं। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसमें ईथर लिंकेज होती है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ईथर लिंकेज। ईथर बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा टफ है, और ब्रेक करना मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। इसलिए ये जो आर्की बैक्टीरिया वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ईथर लिंक्ड एंड ब्रांच्ड एल्काइल चेन। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that was asked in 23 exam. Which one of the following statement is correct about solute transport across membrane? ठीक है। कि जो बेसिकली जब हम सोल्यूट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं। ठीक है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन में, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है, वी हैव पी टाइप एटीपेज, एफ टाइप एटीपेज, वी टाइप एटीपेज, एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि the direction in which a charged solute tends to move spontaneously across membrane does not depend on the electrical gradient across the membrane। ठीक है। कि जो सोल्यूट की मूवमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर ग्रेडियंट तो आपका मैटर करेगा। जैसे अगर कोई चीज नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब हमेशा वो आपका बेसिकली किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव वाली साइड जाएगा। और जिस पे पॉजिटिव है वो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव वाला। ठीक है। क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब देयर हैज टू बी सम इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है कि जो चार्ज सोल्यूट की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पे नहीं डिपेंड करती। ठीक है ना। जैसे हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं कि पोटेंशियल होता है, जैसे ये होता है एक हाई पोटेंशियल और इधर होता है लो पोटेंशियल। ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो लो टू हाई की तरफ जाता है। तो डायरेक्शन तो डिपेंड करेगी। तो ये तो गलत है। ऑल ट्रांसपोर्टर्स डू नॉट हैव न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर आपने फॉर एग्जांपल पी टाइप एटीपेज पढ़े हैं तो पी टाइप एटीपेज हो गए, या अलग अलग टाइप के जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, या जैसे आपके एबीसी ट्रांसपोर्टर हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एग्जांपल आपको देता हूँ एबीसी ट्रांसपोर्टर का। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर बेसिकली वी हैव टू न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है। जो आपके क्या होते हैं? एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो ये कहना कि किसी भी ट्रांसपोर्टर में न्यूक्लियोटाइड मतलब एटीपी का बाइंड करना, क्योंकि एटीपी एक तरह से आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड ही होता है ना, कि वो एडेनिन है उसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। पैसिव ट्रांसपोर्टर्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड डस नॉट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर कंपाउंड। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का तो चलो मेनली हम एंजाइम से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। और वो कह रहा है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टर होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं कराते। ऐसा नहीं है। जैसे ग्लूट है, ग्लूट जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं?
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ग्लूकोज एक पोलर होता है, तो ऐसा कहना कि जो पैसिव ट्रांसपोर्टर हैं वो पोलर कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं कराते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और एक आपका है कि जो पी टाइप एटीपीज होते हैं दे गेट रिवर्सिबली फॉस्फोरिलेटेड एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पी टाइप एटीपीज के अंदर जो एस्पार्टिक एसिड है, एक तो इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो पी टाइप एटीपेज है, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, वो है आपका दैट इज कैल्शियम एटीपेज, ठीक है, या सोडियम पोटेशियम एटीपेज। जहां पर भी वर्ड आ गया ना पी टाइप एटीपेज, हमेशा याद रखना ये कटायन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये किस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं आपके? कटायन ट्रांसपोर्टर्स। जो आपका कैल्शियम एटीपेज है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ योर पी टाइप एटीपेजेस। ठीक है, तो इसके अंदर फोर स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि कौन से प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन दैट हेल्प्स इन अदर प्रोटीन्स टू फोल्ड करेक्टली। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है दैट इज चैपेरोन। ठीक है, क्योंकि प्रोटियाजोम या यूबिक्यूटिन का मेनली हम डिग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और डेस्मोसोम तो एक इट इज ए काइंड ऑफ सेल सेल जंक्शन। डेस्मोसोम तो एक सेल सेल जंक्शन है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका चैपेरोन। चैपेरोन्स वो होते हैं जो विच फैसिलिटेट द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन जो है वो करेक्टली फोल्ड हो। ठीक है, और जनरली अगर हम बात करें प्रोटीन की फोल्डिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है आपकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ मैच द एंटिटीज इन ग्रुप 1 विद दैट इन ग्रुप 2। ठीक है, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वी हैव न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखो जब भी हम न्यूक्लियोलस की बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस बेसिकली जो है वहां पर हमारा क्या होगा? वहां पर बेसिकली राइबोसोमल आरएनए बनता है। सो इट हैज टू बी आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो पी हैज टू बी 4। ठीक है, पी हमारा 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट ही होगी। ठीक है, देन वी हैव सेफ्रोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सो प्लाज्मोडेस्माटा भी आपने सिंपली अगर सुना होगा तो दैट इज बेसिकली प्लांट सेल के अंदर जंक्शन होते हैं, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, तो एस का 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपकी एलिमिनेट होगी, तो आंसर आपका यही बनेगा। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स के अंदर आपका ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स का, और सेफ्रोसोम्स क्या होते हैं? दैट इज फॉर लिपिड स्टोरेज। ठीक है, जैसे वैसे दो ऑर्गेनेली होती हैं जहां पर ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स का, एक बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल्स के अंदर जो मेजर साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एनिमल सेल के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की मेजर साइट कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दैट इज इन एनिमल सेल। बट अगर हम बात करें जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो मेजर साइट होती है वो कौन सी होती है आपकी? दैट इज योर पेरोक्सिसोम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के अंदर नहीं होता है पेरोक्सिसोम के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर साइट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेजर साइट इन एनिमल सेल, एंड पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट सेल के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की मेजर साइट होती है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है? ठीक है, अब देखो राइबोसोम जो होता है उसमें तो मेम्ब्रेन ही नहीं होती। राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस, ये तीन ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन ही नहीं है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल का वन होता है, इसमें भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, तो आंसर सिर्फ एक ही बचा, ईआर। तो ईआर इनमें से एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये आप देख रहे हो। विच ऑर्गेनली इन ए यूकैरियोटिक सेल इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, विच इज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, तो जो भी एनएडीएच और एफएडीएच2 है, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, एनएडीएच और एफएडीएच2 जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो बेसिकली और बेसिकली व्हेन दे एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, एंड दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से आपका एटीपी बनता है। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखें जनरली बैक्टीरिया के अंदर देखो 28S राइबोसोमल आरएनए तो नहीं होता, ये तो यूकेरियोट्स में होता है, तो ये नहीं हो सकता। 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है। ठीक है जब भी हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो एक 70S होते हैं, एक 80S होते हैं। 70S आपके किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर 80S होते हैं, यूकेरियोट्स में काइटेनियस सेल वॉल, ये तो फंगस की सेल वॉल है। और हिस्टोन्स भी जनरली आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इन्होंने क्योंकि मतलब सिंगल पूछा हुआ है, अदरवाइज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन्स होते हैं। ठीक है, तो बट चलो यहाँ पर तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे तो वो कौन सी है आपकी 70S। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है MSQ। इनमें से कौन सी एंटिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी और एंटिटीज इज और आर फाउंड इनसाइड द इंटैक्ट न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखो जो सेंट्रोसोम होता है ना, वो तो बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ही होता है। जो सेंट्रियोल का पेयर होता है वो डुप्लीकेट करता है। तो सेंट्रोसोम तो आपका इनसाइड तो नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। लाइसोसोम भी हमें पता है, ये भी आपका क्या होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये तो खुद में एक ऑर्गेनल लिया है। न्यूक्लियोलस जरूर न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम वी नो की जो डीएनए की पैकेजिंग होती है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर बनता है और उसके अराउंड डीएनए रैप अप करता है। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोसोम ये दोनों के दोनों आपके यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये अभी आपका जो जैम 24 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, MSQ के लिए आपको पता होना चाहिए, जैम के पेपर में MSQ में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपके जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस हैं जो मल्टीपल सेलेक्ट करेक्ट हैं वो आप बताओगे। ये नहीं कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि चलो जी एक ठीक है दूसरा नहीं है, नंबर मिलेगा। नंबर तभी मिलेगा जब आपको जितने उसके मल्टीपल सेलेक्ट करेक्ट हैं। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान से करना होता है, क्योंकि MSQ में यू विल गेट मार्क्स ओनली व्हेन यूर, अगर एक से ज्यादा अगर उसमें करेक्ट है तो आपको वो दोनों लगाने हैं, 3 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं तो सभी के सभी आपको मार्क करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द जीनोम साइजेस एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक्चुअली ये भी आपने अगर पढ़ा हो, एक सी वैल्यू पैराडॉक्स। देखो ये क्या कहता है कि ये नहीं है कि किसी का जीनोम बड़ा है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा हो सकता है कि किसी का जीनोम साइज में भी बड़ा हो बट वो कॉम्प्लेक्स कम है। ठीक है, या किसी का जीनोम साइज छोटा है बट वो कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन ए कोर न्यूक्लियोसोम इज। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ 2H2A, 2H2B, 2H3 एंड 2H4। तो अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करें तो अगर हम इन सबको एडअप करें तो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आएंगी आपकी, 8। सो द राइट आंसर इज 8। तो ये चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी मेनली हम न्यूक्लियोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, बट जो कोर है, क्योंकि जो H1 होता है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, वो बेसिकली आपका, बेसिकली दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर न्यूक्लियोसोम, वो आपका बाहर होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो इतने सिंपल क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो वी नो कि हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से बेसिकली 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का। तो सिंपल है, तो इसका आंसर क्या होगा, 22 पेयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज हमें पता है कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और इसके अंदर β14 लिंकेज होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि ये भी एक तरह से MSQ है। तो पहला है कि इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, इसका कैसा रोल होता है, स्ट्रक्चरल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल वो मेनली सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, इट इज ए ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपको याद हो जैसे 11वीं की बुक में आप पढ़ते थे कि जो स्टार्च है वो आयोडीन को होल्ड करके ब्लू कलर देता है, बट सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता, क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसके अंदर ब्रांचिंग ही नहीं होती, इस वजह से उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनते। ठीक है, आप देख रहे हो ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि
दे आर नॉट वेरी टिपिकल लेवल। अगर आपने 11th की बुक में भी से भी थोड़ा सा मतलब ठीक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट देखो यहाँ पे बेसिक नॉलेज आ रही है। वहां पर भी क्या क्वेश्चन होता था, दे आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन की स्टार्च गिव्स कलर विद आयोडीन, बट जो सेलुलोज है वो कलर नहीं देता, क्योंकि स्टार्च के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग होने की वजह से उसमें हेलिक्स बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल रोल इज करेक्ट, ठीक है, ब्रांच्ड वो है नहीं। अब लिंकेज होते हैं वो बीटा 1,4 होती है, इसमें अल्फा 1,4 दिखा रखा है, तो ये भी गलत है। लेकिन ये आपका जिसमें बीटा 1,4 है वो आपका करेक्ट है, तो इसके अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ ए और डी जो है वो आपका करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कॉम्पोनेंट इन क्रिस्टीशियन एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल, ठीक है, दैट इज काइटिन। फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट किसका बना होता है, काइटिन का। Which one of the following compounds inhibit the polymerization of tubulin to microtubules in animal cell? ठीक है, देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो उस टाइम पर बेसिकली पहले असेंबली होती है, ठीक है, पहले क्या होती है आपकी असेंबली, और उसके बाद क्या होती है आपकी डिसअसेंबली, ठीक है। अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है तो बेसिकली अप टू एनाफेज, ठीक है, या बेसिकली जो मेटाफेज तक होता है, तो पहले तो वहां तक असेंबली होती है, लेकिन जैसे सेल एनाफेज में जाते हैं तो डिसअसेंबली होती है, तो मतलब दोनों जरूरी हैं। असेंबली का मतलब क्या है कि पॉलीमराइजेशन, और डिसअसेंबली का मतलब क्या है आपका, डीपॉलीमराइजेशन, डी पॉलीमराइजेशन। सो जो विन ब्लास्टिन है, ठीक है, यहां पर क्या आपका विन ब्लास्टिन, ये जो विन ब्लास्टिन होता है ये स्पेसिफिकली क्या करता है आपका, ये असेंबली को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रग्स लिखवा देता हूँ, जैसे एक विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, एंड वी हैव कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ये सब असेंबली को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रग आता है टैक्सोल, ये डिसअसेंबली को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि कौन पॉलीमरेशन को इनहिबिट करता है, तो सो माय आंसर विल बी विन ब्लास्टिन, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस इज हॉल मार्क ऑफ, ठीक है, देखो जब भी सेल बेसिकली एम फेज में एंटर करता है, ठीक है, जैसे उसमें न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन हो जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाती हैं, तो वो आपका कब होता है, प्रोफेज में, ठीक है। सो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस इज ए हॉल मार्क ऑफ प्रोफेज, सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रोफेज। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। सो टू मेमेलियन सेल लाइन्स विद डबलिंग टाइम्स ऑफ 12 hours and 36 hours were cultured with radioactive thymidine for 8 hours. The cells were further cultured without the radioactive thymidine for 72 hours. ठीक है, मतलब आपके पास दो सेल लाइन है जिनका डबलिंग टाइम 12 आ रहा है और 36 आ रहा है, और आपने जो उनको कल्चर करा है वो रेडियो एक्टिव थायमिडिन में 8 hours के लिए करा है। फिर उसको हमने फर्दर कल्चर करा विदाउट द रेडियो एक्टिव थायमिडिन फॉर 72 hours। इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिव वॉज मेजर्ड इन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कल्चर, मतलब जो सेल वो थे जो 12 hours इनका डबलिंग टाइम है और जिनका 36 आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा इसके अंदर कि दोनों सेल्स लाइन में क्योंकि हैव टू टेक इक्वल नंबर ऑफ सेल, अगर आप उसके 50 ले रहे हो तो दूसरे के भी 50 लो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसमें ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है, जो स्लो ग्रोइंग है उसके अंदर ज्यादा है, या नीदर ऑफ द सेल्स हैड एनी रेडियो एक्टिविटी। देखो क्या होता है ना, कोई भी सेल है, अगर हम मेमेलियन सेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले G1 होता है, फिर S होता है, फिर आपका G2 होता है, और फिर आपका M होता है, ठीक है। तो ये जो जिसका 12 hour डबलिंग टाइम है, ठीक है, तो इसके अंदर आपका ऑब्वियसली एस फेज भी कंपैरेटिवली क्या होगा, एक तो छोटा होगा, ठीक है। और अब पता नहीं ना आप जोन से 8 hours में करा रहे हो, जिस 8 hours की आपने करी है, तो उस टाइम पे कितने सेल्स जो हैं वो एस फेज में है, ठीक है। तो जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है ना, तो उसमें आपके कम चांसेस हैं रेडियो एक्टिविटी आने के, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो सेल, क्योंकि देखो डीएनए तो सिर्फ एस फेज में बनना है, ठीक है।
हाँ, लेकिन ये हाई चांसेस हैं कि जिनका 36 आवर का डबलिंग टाइम है, वो उसमें से मोस्ट ऑफ द सेल्स होंगे वो एस फेज में होंगे। ठीक है। तो जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी कम आएगी, और जो स्लो ग्रोइंग सेल्स हैं उसमें ज्यादा आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसमें ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है, ये गलत है। देखो, रेडियो एक्टिविटी जो है ना, थायमिडिन जो है वो डीएनए में लगना है, और डीएनए एस फेज में बनता है। तो जिन 8 घंटे के लिए आपने इंक्यूबेशन करी है, तो हाई चांसेस ये हैं कि जोन से सेल्स का डबलिंग टाइम ज्यादा है। ठीक है, उसमें थायमिडिन ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिनका 12 आवर है, मान लो उनमें से कुछ सेल्स हैं G2 फेज में या M फेज में है, उनके अंदर तो फिर रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द स्लो ग्रोइंग सेल्स हैड मोर रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ डीएनए डबल करता है एस फेज में। ठीक है। तो पहला ऑप्शन ने दिया कि प्रोफेज एंड एनाफेज, नहीं, प्रोफेज एनाफेज तो एम फेज में एंटर कर गया, उस टाइम पे कोई डीएनए नहीं बनना। प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में भी देखो, डीएनए सिर्फ एस फेज में बनता है। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बिटवीन द G1 एंड G2 फेज, क्योंकि हमें पता है सेल साइकिल में इंटरफेज आता है, जिसमें G1 के बाद एस, एस के बाद G2, और उसके बाद एम फेज। तो एस फेज में ही डीएनए डबल होगा, और वो G1 और G2 के बिटवीन है। ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या सेल साइकिल होती है। सबसे पहले G1, उसके बाद G2M। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर आपको जो करेक्ट सीक्वेंस बता रखा है यूकैरियोटिक सेल साइकिल का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो जो सेल बायो पे आ रखे हैं, अगर आप रिसेंट एग्जाम्स को देखोगे तो। ये देखो, जो अभी मैं आपको बता रहा था, टैक्सोल और कॉल्चिसिन। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी कि जो कॉल्चिसिन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, लेकिन जो टैक्सोल है वो डिसअसेंबली को करता है, और यू कैन से कि वो स्टेबलाइज कर रहा है। इधर क्या लिखा है? टैक्सोल कोजेस डीएनए डैमेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। टैक्सोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करता है, ये सही है। बट प्रोटीन सिंथेसिस को कॉल्चिसिन इनहिबिट कर रहा है, ये गलत है। ठीक है। देखो, किसी भी सेल को आपने मारना है ना, जैसे ये जो होते हैं ना, ये एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। किसी भी सेल को आपने किल करना है, आप उसको डिवीजन ना होने दो। ठीक है, उसको आप बेसिकली उसके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हो। तो अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग टारगेट होता है, लेकिन जो टैक्सोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करता है, और कॉल्चिसिन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। मैंने आपको 3 ड्रग लिखवाए थे अभी भी पहले क्वेश्चन में, विनब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन एंड कॉल्चिसिन। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आपका? डी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ड्यूरिंग माइटोसिस इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन इज देयर। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर आपका टीलोफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट टीलोफेज? ठीक है, तो टीलोफेज में क्या करेक्ट होता है? तो पहला इसने लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस। ठीक है, वो जनरली वैसे हम लिखते हैं साइटोकाइनेसिस में होता है। डॉटर क्रोमोसोम्स आर येट टू फॉर्म। ठीक है, तो डॉटर क्रोमोसोम्स आर येट टू फॉर्म, ये तो आपका गलत है, क्योंकि बेसिकली डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो तो बेसिकली बन चुके हैं, क्योंकि जब एनाफेज होता है ना, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, तो ये तो गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, इसमें तो रीअपियर करती है, तो ये भी गलत है। न्यू न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स टू रीअसेंबल। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि टीलोफेज के बाद ही एकदम साइटोकाइनेसिस आना है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वैसे हम साइटोकाइनेसिस में लिखते हैं, बट क्योंकि साइटोप्लाज्म का एक तरह से, क्योंकि जो सेल होता है ना वो आपको ऐसा देखने लग जाता है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें से फरो फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से साइटोप्लाज्म भी उनका बिगिन तो हो गया है, बट साइटोकिनेसिस होगा तब बिल्कुल बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाएंगे। और क्योंकि ये होता है ना, ये न्यूक्लियस इधर हो गया, ये न्यूक्लियस इधर हो गया, तो एक तरह से साइटोप्लाज्म का डिवीजन बिगिन हो गया। ठीक है। आ, लेकिन ये कह देता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो मतलब डिवाइड हो गया, वो गलत है। ठीक है, बिगिंस, इट कुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। और न्यू न्यू न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स टू रीअसेंबल, तो इसके अंदर एओडी आपका क्या है? करेक्ट है।
क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द सेल साइकिल अकर्स इन, दैट इज एस फेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कब होती है आपकी एस फेज में। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज, जब भी हम माइटोसिस की बात करते हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो डीएनए है, पहली ऑप्शन है वो डबल हेलिकल होता है मियोसिस वन में बट नॉट इन माइटोसिस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, क्योंकि डीएनए तो डबल हेलिकल ही है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन माइटोसिस वेयर एज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस वन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है, क्योंकि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो मियोसिस टू होता है ना वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। मियोसिस टू के अंदर हम कहते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। अनलाइक इन माइटोटिक मेटाफेज, क्रोमोसोम्स डू नॉट अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट इन मियोसिस वन। ऐसा नहीं है, इसमें भी मेटाफेज वन होती है और वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर पे अलाइन होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। ठीक है, देखो जो भी सेल आपका एंटर करा, ठीक है, मतलब जो भी सेल आपका क्या है वो किस में एंटर करा आपका, मतलब व्हेन इट एंटर्स इनटू एम फेज, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में एब्सेंट होगी। ठीक है, एम फेज में चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस है। ये अगर माइटोटिक मेटाफेज में एब्सेंट होता है, नॉट इन मियोटिक मेटाफेज, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी गलत है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, so this is all about the questions we have done of cell biology from last around 9 to 10 years. So I hope you like this video, and in the next video I will also upload the questions related to some other subject कि जो भी आपके आईटी जैम में क्वेश्चंस आए हैं। So we are Biotech Sapiens, Chandigarh. At Biotech Sapiens we are providing coaching and guidance for all these exams, either it is IT jam, GATB, or different MSc entrances in the field of life sciences, CUET exam. So if you like want to crack all these exams, so you can join Biotech Sapiens. Thank you so much.